हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ अध्याय पढ़ रहे थे, चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहला भाग राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ व दूसरा भाग था विभाजन, विस्थापन व पुनर्वास। तीसरा जो अपना भाग है वो हम पढ़ने जा रहे हैं रजवाड़ों का विलय। रजवाड़ों का विलय। जिस समय भारत देश आज़ाद हुआ था उस समय भारत के अंदर 565 रियासतें थी, 565 रजवाड़े थे। रजवाड़े का मतलब सीधी सी बात है जहाँ राजाओं का शासन हुआ करता था। हालांकि वो पूर्ण रूप से ब्रिटिश नियंत्रण में थे और उन राजाओं ने ब्रिटिश सर्वोच्चता को, ब्रिटिश नियंत्रण को स्वीकार कर लिया था और वे प्रतिवर्ष इस प्रकार से भेंट रूप में उनको कुछ धन, या इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि बहुत सारी विशाल मात्रा के अंदर वो प्रतिवर्ष भेंट देते थे ताकि वो खुश रहें और वो शासन करते रहें। तो इस प्रकार से 565 उस समय रियासतें थी जो कि कई क्षेत्रफल में बहुत बड़ी थी। जैसा कि हैदराबाद उस समय की सबसे बड़ी रियासत थी और उस समय की सबसे छोटी रियासत बिलवारी जो कि एमपी में थी। तो इस प्रकार से 565 रियासतें थी जहाँ पर देशी यहाँ के स्थानीय राजा शासन करते थे और उन्होंने ब्रिटिश सर्वोच्चता को स्वीकार कर लिया था और वो ब्रिटिश नियंत्रण में अपना शासन देखते थे। भारत देश गुलाम क्यों हुआ? इसका कारण, मुख्य कारण यही था कि यहाँ है जो इस प्रकार से छोटे छोटे क्षेत्रों के अंदर विभिन्न प्रकार के देशी राजाएं शासन करते थे और उनमें एकता नहीं थी। आपस में अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए लड़ा करते थे, लड़ते थे और इसी का फायदा उठा करके विदेशियों ने भारत पर आक्रमण किया और इन्हीं के सहयोग से उन्होंने है जो भारत देश को गुलाम बनाए रखा। जैसा कि राजस्थान के अंदर अपन सभी जानते हैं 19 रियासतें थी, 19 रजवाड़े थे, 3 ठिकाने थे। तो रियासतें और ठिकानों में भी अंतर हुआ करता था। रियासतें वो क्षेत्र कहलाता था जिनको अंग्रेज सैल्यूट करते थे, तोप से सैल्यूट करते थे, और इसी प्रकार जो ठिकाने होते थे उनको तोपों से उनको सलामी नहीं दी जाती थी। तो जिनको तोपों से सलामी दी जाती थी, जिन राजाओं को, वो रियासत कहलाती थी और जिनको तोपों से सलामी नहीं दी जाती थी वो ठिकाने कहलाते थे। तो इस प्रकार से हम सभी जानते हैं कि जब भारत देश के विभाजन की 3 जून को जब लॉर्ड माउंटबेटन ने घोषणा की कि भाई हम है जो भारत को विभाजन के साथ 15 अगस्त को आज़ाद कर देंगे, और उसी अगले दिन 4 जून को जब उन्होंने घोषणा की कि भी जो 565 रियासतें हैं इनको या तो चाहे तो वो भारत में मिल जाए, चाहे तो वो पाकिस्तान में मिल जाए, चाहे तो वो स्वतंत्र रहे। जैसे ही ये घोषणा लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी उसके ही अगले दिन सबसे पहले केरल की जो एक रियासत थी, रजवाड़ा था जिसका नाम था त्रावणकोर। त्रावणकोर ने सबसे पहले ये घोषणा कर दी कि हम बिल्कुल स्वतंत्र रहेंगे, ना तो हम भारत में मिलेंगे ना पाकिस्तान में मिलेंगे, और त्रावणकोर है वो स्वतंत्र रियासत रहेगी, एक स्वतंत्र क्षेत्र रहेगा। ये सबसे पहले त्रावणकोर ने घोषणा की और उसके अगले दिन ही हैदराबाद ने घोषणा कर दी। हैदराबाद ने कहा भाई हम किसी भी जो रियासत में नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार से उनको देख करके बाकी की रियासतें भी है जो इस प्रकार की सोचने लगी। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या थी। तो उस समय जब भारत की जो बड़े विद्वान लोग थे, जैसा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री या उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इन्होंने इस बात को सोचा और इसको सोचने के बाद में ये उन्होंने कहा कि भाई एक इन सभी ये जो देशी रियासतों को, 565 देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए कुछ योजना बनानी पड़ेगी, बिना योजना के काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने क्या किया, एक रियासत आयोग की स्थापना की, एक रियासत आयोग की स्थापना की। और रियासत आयोग जो कि 5 जुलाई 1947 को बनाया गया। रियासत आयोग के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया और सचिव वीपी मेनन को, जो उस समय लॉर्ड माउंटबेटन के संवैधानिक सलाहकार थे, उनको बनाया गया।
तो इस प्रकार से बहुत बड़ी चुनौती थी, और वो क्या थी? रियासतों का विलय, रजवाड़ों का विलय। और इसकी पूर्ण जिम्मेवारी सरदार वल्लभ भाई पटेल को और वीपी मेनन को दी गई। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोचा कि इस प्रकार से अगर इनको पूर्ण अच्छे ढंग से जिसका इस समस्या का सॉल्यूशन नहीं किया गया तो भारत कई भागों में बंट जाएगा। तो इस प्रकार से इन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने कहा कि भाई किसी तरीके से इन देशी रियासतों को भारत में विलय करना है। तो इनके लिए उन्होंने एक सहमति पत्र बनाया। 2 प्रकार के सहमति पत्र बनाए। एक का नाम विलय पत्र, जिसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, विलय पत्र, जिसको क्या कहते हैं? विलय पत्र, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। दूसरा जो पत्र बनाया उन्होंने, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, यथास्थिति समझौता। यथास्थिति समझौता, 2 प्रकार के सहमति पत्र बनाए। और उन्होंने ये तय कर लिया कि किसी भी तरीके से, चाहे ये जो 2 प्रकार के सहमति पत्र है, या तो इस पर हस्ताक्षर करवाए, अगर नहीं माने तो इस पर हस्ताक्षर करवा के भारत के अंदर इन रियासतों को किसी भी तरीके से शामिल करना है। तो इस समय इन देशी रियासतों को एकीकरण करने के लिए, भारत में विलय के लिए उस समय से जो प्रयास किया गया, उनमें 3 प्रयास है जो सामने आए। एक प्रयास ऐसा था जिसको एकीकरण कह सकते हैं, और एकीकरण के अंदर वो रियासतें थी जो स्वयं मिलना चाहती थी, जो स्वयं चाहती थी कि भारत के अंदर विलय हो, उनका विलय भारत में हो। और भारत में विलय के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस प्रकार का उनको, अपन कह सकते हैं कि उनको प्रेरित किया। उनको कहा गया कि भाई अगर भारत में आप शामिल होंगे तो आप है जो आराम से शासन करेंगे, कोई समस्या नहीं होगी, किसी प्रकार का कोई आपको सुरक्षा से संबंधित या और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, कि आपको घर बैठे आराम से आपको पेंशन दी जाएगी प्रीव्यू पर्स के रूप में, जिसको प्रीव्यू पर्स कहा गया, प्रीव्यू पर्स के रूप में आपको पेंशन दी जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अधिकतर है जो देशी रियासतें थी, उन्होंने हैं जो इसके तहत है जो सहमति पत्र पर, विलय पत्र पर, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर लिए स्वयं की इच्छा से, कि भाई हमें पेंशन मिल जाएगी, प्रीव्यू पर्स मिल जाएगा और हम भारत के संघ में मिल जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरे इस प्रकार के जो अपन ये कह सकते हैं कि जिसको कहते हैं अधिमिलन, जो एकीकरण का दूसरा जो अपन इसका नाम अधिमिलन कह सकते हैं, उसमें ऐसी रियासतें थी जो कि भारत के अंदर मिलना तो चाहती थी, लेकिन कुछ विशेषाधिकार चाहते थे, कुछ विशेषाधिकार चाहते थे, जैसे कि जम्मू कश्मीर थी, मणिपुर थी, हैदराबाद थी। जम्मू कश्मीर में हम सभी जानते हैं, पहले तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हम तो स्वतंत्र रहेंगे। जब है जो वो स्वतंत्र राजा उस समय हरि सिंह थे, और उन्होंने बिल्कुल स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया कि हम जो बिल्कुल स्वतंत्र रहेंगे। लेकिन जब है जो वहाँ के जम्मू कश्मीर के जो पाकिस्तान से सटा इलाका था, वहाँ है जो वहाँ के कबायली लोगों ने पाकिस्तान सरकार की मदद से इन पर हमला कर दिया। अब है जो ये बिल्कुल इनको है जो चिंता हुई कि इस प्रकार से है जो हमें आधा कुछ हिस्सा है जो वो पाकिस्तान ले लेंगे, तो फिर वो भारत सरकार के पास आए। भारत सरकार इसी राह में थी, और उन्होंने कहा सरदार वल्लभ भाई पटेल को कि भाई देखो इस समस्या का क्या हल करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दीजिए, हम आपकी रक्षा कर लेंगे। तो इस प्रकार से जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भी जो इस समय विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, और भारत की जो सेना ने वहाँ जाकर के उन जो आतंकवादियों को खदेड़ा था। इसी प्रकार से मणिपुर और हैदराबाद की भी कहानी बताएंगे। और तीसरा तरीका था वो लोकतांत्रिक तरीका था, यानी लोकतांत्रिक तरीका जो पहले तो जो इच्छा से मिलना चाहते थे, दूसरा जो इच्छा से नहीं मिलना चाहते थे उनको कुछ रियायतें दी जाए, कुछ स्वायत्तता दी जाए। जैसे कि जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता दी गई कि भी आप है जो अपने क्षेत्र के अंदर है जो विशेष दर्जा दिया गया, जैसा कि बाद में है जो धारा 370 दी गई, तो ये कुछ विशेष स्वायत्तता दी गई। मणिपुर को भी है जो कुछ विशेष स्वायत्तता दी गई, और उसके बाद में जो भारत में शामिल किया था। तो इस प्रकार से इन लोगों को, इन जो राजाओं को कुछ विशेष रियासतें देकर, कुछ विशेष रियायतें देकर के इनको इसमें शामिल किया गया। तीसरा जो था वो लोकतांत्रिक ढंग से मिलाया गया। लोकतांत्रिक ढंग से मतलब ये सीधी सी बात है, जैसे कि जूनागढ़ था। अब जूनागढ़ में वहाँ के राजा थे जिसका नाम था मावत खां।
और मावत खां बड़ा शौकिया राजा था, बड़ा ऐशो आराम करने वाला राजा था। इनके बड़े अजीब शौक हुआ करते थे, ये कुत्ते ज़्यादा पाला करते थे और ये कुत्तों के जन्मदिन तक मनाता था, ठीक है ना। और ये इस प्रकार से कुत्तों की शादियां भी करता था और विश्व के विभिन्न जो इलाकों से लोगों को आमंत्रित करता था। तो ऐसे है जो इनके अजीब शौक थे। तो ये जो मुस्लिम शासक थे ये नहीं चाहते थे कि भारत में मिल जाए, लेकिन अधिकतर है जो जनता वो हिंदू थी और वो चाहती थी कि भारत में विलय हो। तो इस प्रकार की समस्या थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको देखा और जनता का जो रुझान देखा, तो उन्होंने कहा भाई जनता तो ये है जो भारत में मिलना चाहती है। तो इस प्रकार से जब देखा उनका सरदार वल्लभ भाई पटेल का रुख देखा, तो वो है जो डर के पाकिस्तान भाग गया और फिर है जो जनता के जनमत संग्रह से इनका विलय कर दिया गया। फरवरी 1948 में जनमत संग्रह करवाया गया जनता का, और दिसंबर 1948 में जब जनता का जो जनमत था वो भारत में विलय का था, तो इन्होंने है जो दिसंबर 1948 में इसका भारत में विलय हो गया। उस समय जैसा कि भारत संघ के अंदर 1947 के अंदर जैसा कि 3 जून के बाद ही ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी कि इन देशी रियासतों को भारत में विलय किया जाए। तो उसमें इस प्रकार से 549 ऐसे प्रकार की रियासतें थी जो भारत संघ में शामिल हुई, 13 थी जो पाकिस्तान में और 3 जो स्वतंत्र रह गई। और वो कौन से थे? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। तो जूनागढ़ किस प्रकार से मैंने आपको बताया, मावत खां जो कि भाग गए और फिर जनमत संग्रह से उनका विलय दिसंबर 1948 में हुआ। हैदराबाद था, तो हैदराबाद की कहानी ध्यान दें। उस समय हैदराबाद में निजामों का शासन हुआ करता था और एशिया के सबसे बड़े दौलतमंद शासक थे, सबसे बड़े धनी शासक थे, रईस थे। और उस समय जो निजाम शासन कर रहा था उनका नाम था उस्मान अली खान। उस्मान अली खान उन्होंने पहले से कह दिया कि नहीं भाई हम है जो हमारे यहाँ हम भारत में शामिल न होंगे, न पाकिस्तान में, हम स्वतंत्र रहेंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने जब ये घोषणा की, तो ये उस समय हैदराबाद बहुत बड़ा क्षेत्र था और आप जानते हैं इस प्रकार से हैदराबाद जो कि पाकिस्तान से बहुत दूर क्षेत्र है, तो समस्या क्रिएट करेगा। तो इस पर विशेष ध्यान दिया गया और इनको मनाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि आपको कुछ विशेष ऐसा करें, कोई बात नहीं आप भारत में, लेकिन आप ऐसा करते हैं हमें जो आप 1 साल तक है जो आपको इस प्रकार से यथास्थिति समझौता, जो इसको कहते हैं स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, आपसे इस प्रकार से समझौता करें कि आप यथास्थिति में रहोगे, जैसे शासन कर रहे हो वैसे आप करते रहो, जैसा शासन कर रहे हैं वैसा करते रहे आप। 1 साल तक शासन देखेंगे, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको स्वतंत्र कर देंगे, कोई समस्या नहीं है। तो ऐसे उनको पता था कि ऐसे चलने वाला है नहीं। जब है जो यथास्थिति समझौता 1947 के अंदर हुआ हैदराबाद से, तब है जो हैदराबाद के अंदर जो जनता थी उन्होंने सोचा कि भाई सब जगह है जो प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है और हमारे यहाँ राजतंत्र, ये तो ठीक बात नहीं है। और उस समय उनका व्यवहार भी ठीक नहीं था उस्मान अली खान का। क्यों? क्योंकि उनके इस प्रकार से एक उनका अपना ही अपने क्षेत्र का एक अर्धसैनिक बल बनाया हुआ था जिसका नाम था रजाकार, अर्धसैनिक बल, तो रजाकार थे। तो इस प्रकार से जब जो वहाँ तेलंगाना के और आसपास के क्षेत्रों ने ये सोचा कि भाई ये ठीक बात नहीं है, हम में जो हमारे ऊपर बिल्कुल है जो बाकी सब जगह है जो लोकतंत्र हैं तो हमारे यहाँ राजतंत्र क्यों, और ये भी है जो उन पर अत्याचार करते थे। तो इस प्रकार से इनका विरोध शुरू हो गया। जब विरोध हुआ तो उन्होंने देखा, जब ये विरोध देखेंगे जनता विद्रोह करेगी, तो है जो भारत संघ वाले देखेंगे, भारत का जो शासन तंत्र है वो देखेगा, तो ठीक बात नहीं रहेगी। उन्होंने अपने रजाकारों को कहा आप है जो जाकर के उनको शांत करें। और ये रजाकार ज़्यादातर जो कि है जो हिंदू विरोधी थे, उन्होंने है जो उनका बिल्कुल है जो मार काट करके उनको शांत करने की कोशिश की। लेकिन ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे कभी नहीं होता है कि इस प्रकार से कभी किसी को है जो डांट करके मार करके उसको शांत कर दिया जाए, नहीं। और ज़्यादा विद्रोह बढ़ के और इस प्रकार की यही जनता ने है जो खूब मांग की भारत सरकार से कि हमारे ऊपर ये अत्याचार हो रहे हैं, हमें बचाएं। और भारत इसी फिराक में था। सरदार वल्लभ भाई पटेल पहुंचे और उस समय ऑपरेशन पोलो चलाया गया। ऑपरेशन पोलो 11 सितंबर 1948 को अल्टीमेटम दे दिया कि भैया आप इस प्रकार से अत्याचार बंद करें। और 18 सितंबर 1948 को
वहाँ के निजाम ने, उस्मान अली खान ने आत्मसमर्पण कर दिया और उसके बाद में 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक रूप से भारत में इनको विलय कर दिया। इसी प्रकार जो थी हैदराबाद के अलावा एक था मणिपुर। मणिपुर में भी बौद्ध चंद्र सिंह का शासन था और बौद्ध चंद्र सिंह जो कि हिंदू शासक थे। मणिपुर में मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी और वहाँ की जनता नहीं चाहती थी कि वो भारत में विलय हो, लेकिन बौद्ध चंद्र सिंह चाहते थे कि भारत में विलय हो। तो इस प्रकार से बौद्ध चंद्र सिंह ने कहा कि भारत में विलय हमारा हो जाए, लेकिन इसके लिए हमें आंतरिक स्वायत्तता और विधानसभा, इस प्रकार से उन्होंने आंतरिक स्वायत्तता और विधानसभा की मांग की और इस आंतरिक स्वायत्तता उनको दी गई। और सबसे पहले यहाँ है जो, लेकिन आंतरिक स्वायत्तता और विधानसभा की मांग के आधार पर जब इन्होंने स्वीकार कर लिया कि हमें जो भारत में विलय हो जाएंगे, लेकिन वहाँ की जनता ऐसा नहीं चाहती थी, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोचा कि जनता नहीं चाहती है तो इस हिसाब से अपने को ऐसा काम नहीं करना है जिससे जनता है जो किसी भी प्रकार से उनकी है जो उनको सेटिस्फाई करने के बाद में जो इनका विलय हो तो अच्छी बात है। तो इस तरह से उन्होंने पहली बार है जो वयस्क मताधिकार का प्रयोग करते हुए वहाँ चुनाव हुए 1948 के अंदर, और वहाँ मणिपुर कांग्रेस है जो शासन में आई और मणिपुर कांग्रेस और भारत सरकार की कॉम्बिनेशन अच्छा था। विरोधी पार्टियां नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी जिस दल की सरकार थी उस दल ने है जो इसको स्वीकार कर लिया और इस प्रकार से मणिपुर भी भारत का अंग बन गया। तो इस प्रकार से ये जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और इन 565 रियासतें, सभी रियासतों का भारत में विलय कर दिया गया।